बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एक पास पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और एक केस स्टडी के एतबार से इसको लेने लगे हैं। आपको पता है जब एग्ज़ामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो उसके पास जाहिर है, जब वो एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम के क्वेश्चन बना रहा है तो उसके पास सारा सिलेबस कवर हो चुका हुआ है, ठीक है। तो सम टाइम एग्ज़ामिनर क्या करता है, मल्टी लीगल प्रोविज़न से भी केस स्टडी डिज़ाइन कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास स्प्रिंग 2021 की अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है जी, ठीक है। आई कैप का 2021 की अटैम्प्ट का, अगरचे मार्क्स थोड़े से हैं लेकिन एक बड़ा अच्छा और एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है इस सेंस में कि अगर मल्टी एस्पेक्ट्स डिस्कस होने लग जाएं किसी केस स्टडी में तो फिर हमने उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। फिर हमने अगेन वो बात भी देखनी है कि रैक मेथड हमें कैसे हेल्प करेगा, कैसे हम उसके ज़रिए से एक अच्छा केस स्टडी का आंसर तैयार कर सकेंगे। फिर आप इसको अगर आई कैप के स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि अच्छा, अगर हम रैक मेथड लगा रहे हैं तो जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन गिवन बाय इंस्टीट्यूट है वो उससे कहीं बेहतर प्रोड्यूस हो गया। फिर सम टाइम बच्चों को लगता है कि अच्छा यार, सर जो रैक मेथड पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि मेरे अलावा तो ये लफ्ज़ कोई नहीं यूज़ कर रहा पाकिस्तान में लॉ के अंदर, तो वो लग रहा होता है कि शायद सर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्या एग्जामिनर के जहन में रैक मेथड है कि नहीं है, वो भी हम इसमें से आज देखेंगे कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से। तो सबसे पहले देखते हैं जी क्या केस स्टडी है और किस तरह से हमने इसको लेकर चलना है। तो ज़रा देखिए जी केस स्टडी क्या है। सलमान एग्री टू सप्लाई अ कॉटन yarn टू रिहान फॉर द एंटायर ईयर वेन एवर रिक्विजिशन, कि जब मांगा जाएगा एट प्रिवेलिंग होलसेल प्राइस, जो होलसेल प्राइस है इस वक्त उसके ऊपर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन सलमान एंड रेहान फॉर द सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न किसको कहते हैं? धागे को, ठीक है ना। कॉटन का जो धागा होता है, धागे को यार्न बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली जब हम कॉटन परचेज करते हैं तो जो पहला कॉटन का टेक्सटाइल की जो मिल लगती है उसको हम स्पिनिंग यूनिट कहते हैं, जहाँ कॉटन से स्पिनिंग के ज़रिए से धागा बनाया जाता है। उस धागे को क्या बोला जाता है? यार्न। फिर उस धागे की बुनती करके वीविंग यूनिट कहलाता है, उसको वो क्या बन जाता है? फैब्रिक बन जाता है। इस तरह से आगे चल रहा था। अच्छा जी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट in the case of dispute, Salman and Rehan would not seek settlement through court. ठीक है, एरिया आ गया जो हम पढ़ रहे हैं। Under the provision of Contract Act 1872, discuss the validity of the contract and determine any remedy available to Rehan in case of dispute with Salman. अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गुंजाइश है कि एग्जामिनर इसे 5 मार्क्स का भी पूछ सकता था, 6 मार्क्स का भी पूछ सकता था। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में इतनी डेप्थ अवेलेबल है कि इसको एक्सटेंड करके पूछा जा सकता था। अब जो स्टूडेंट लेवल पे सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड ये हुआ करती है, हम इससे पहले कई सारे केस स्टडीज़ आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब हम ये केस स्टडी करेंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग इंशाल्लाह बेहतर हो चुकी हुई है, आप बेटर ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे। लेकिन ड्राफ्टिंग से पहले प्लानिंग, क्या इशू अंडर डिस्कशन है? ज़रा सोचिए जी, क्या क्या इशू डिस्कशन है, अंडर डिस्कशन है, क्या प्रॉब्लम है? कोई और नहीं है। इसका मतलब ये हुआ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो स्टिपुलेट दैट इन द केस ऑफ डिस्प्यूट सलमान एंड रिहान वुड नॉट सीक सेटलमेंट थ्रू कोर्ट। ये वाली प्रोविजन तो आपने पकड़ लिया, होता है ना, एक सिग्नल आ रहा है आपने पकड़ लिया, कैच कर लिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन और बात क्या हो रही है? अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट तो ज़रा सोचे, मैंने आपको कहा हुआ है कि आप सबके अंदर एक लॉयर मौजूद है। आपको पता है हमारा बेसिक थीसिस क्या था जब हमने क्लास शुरू की थी कि 70% ऑफ द लॉ आपको खुद से आता है। मुझे कॉलेज में ये मार्कर चाहिए, मार्कर की प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही है,
मैं कहता हूँ यार ये कभी महंगा कभी सस्ता। मैं एक बंदे को बुला के तो यार तुमने मुझे पूरा साल मार्कर प्रोवाइड करने हैं, रेट आज तय कर लो। आपके ख्याल में ऐसा करना इलीगल है या ठीक है? ठीक हो सकता है ना। कोई शवारमे वाला शख्स शवारमा सेल कर रहा है, वो किसी चिकन वाले शख्स से कहता है यार चिकन में फ्लक्चुएशन आती रहती है, आप मुझे आज रेट दो जो पूरे साल चलेगा। चलाया जा सकता है, इसमें कोई लीगली रिक्वायरमेंट नहीं लग रही कि कोई गलत बड़ा कोई इलीगल काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये बात तो ठीक ही है। ये तो हमारे अंदर का जो कंसल्टेंट है वो भी यही बता रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या इशू है? अच्छा, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? वाइड हो गया। तो सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसको सोचिए, इस एंगल से अपने अंदर से दोबारा सोचना शुरू करें। ये रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का लफ्ज तो कानों में आ रहा है ना, ये तो लिखाएंगे आप। इसमें से सारी चीजें निकालनी मसला है ना। प्रॉब्लम ये है सारा कुछ बाहर निकालना है, ताकि अगर यही सवाल, और फिर आप देखिएगा भी कि एग्जामिनर अपने आंसर में क्या कह रहा है कि यार ये बात नहीं बच्चे लिख कर गए, इसका मतलब है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये भी लिखना था, ये भी लिखना था, ये भी लिखना था। पहले लॉ में इशू देखें कि क्या इशू है। क्या एक मसला है कि कोई दो मसले हैं? लॉ में इस वक्त एक इशू डिस्कस हो रहा है कि दो इशू डिस्कस हो रहे हैं? बस ये सारा हमारी इन क्लासेस का सारा फोकस ये है, हम आपको ये सिखाएं कि कैसे पिच करना है आपने। ये दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट में दो शराइत हैं, ऐसे समझें। कॉन्ट्रैक्ट में दो शराइत हैं, चले मुझे वो ढूंढ के बताएं कौन सी दो शराइत हैं। शाबाश, पहुंच गए ना। देखा हैं कौन सी दो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कौन सी दो शराइत हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बोलो। हाँ शाबाश, बोलो क्या। पूरे दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की दो क्लासेस हैं। एक है आप मुझे पूरा साल कॉटन यार्न सप्लाई करोगे, एक शर्त है अगर मेरी आपकी लड़ाई होगी अदालत नहीं जाओगे, दो शर्तें हैं। और हम एक लीगल प्रोविजन पढ़कर आए हैं कि अगर सेपरेबल हों तो जो लीगल है वो इन्फोर्सेबल रह जाती है और जो इलीगल है वो वॉइड हो जाती है। बात समझ आ गई ना। अब देखिए, जरा सी आपने एफर्ट लगाई, आपका जहन वहां पहुंचना शुरू हुआ कि हाँ यार ये दो बातें हैं। इसको हम कह रहे हैं कि जब केस लॉ आता है, जब केस स्टडी आती है, आपने पहले प्लान करना होता है। मतलब कैसे प्लान हो रहा है जी? लीगल स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? दो एग्रीमेंट। सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न टू रिहान फॉर द एंटायर ईयर वेन एवर रिक्विजिशन एट द प्रिवेलिंग होलसेल प्राइस। एक कॉन्ट्रैक्ट की क्लाज ये है। अच्छा जी, क्या ये क्लास ठीक है? दूसरी क्लास क्या है? सलमान एंड रिहान वुड नॉट सीक सेटलमेंट थ्रू कोर्ट। ये दो क्लासेस हैं। क्या इन्हें दोनों को अलग अलग करके देख सकते हैं कि कोई ऐसी जुड़ी है कि एक को छेड़ेंगे तो दूसरी खुद ही छिड़ जाएगी? ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? लीगल। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रिहान एंड सलमान वाज पार्टली वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न। ये हिस्सा वैलिड है। और जो उधर वाला हिस्सा है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रिहान एंड सलमान वाज पार्टली वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग देम फोर्सिंग द। ये अब हम प्लान कर रहे हैं, लिख नहीं रहे, एग्जाम में फ्लो नहीं बना रहे। प्लान ऐसे करना है कि यार कितने इश्यूज। इसका मतलब है जब लिखने लगेंगे, अगर हम इन दो बातों पर बात नहीं करेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिल रहे होंगे। बच्चा क्या कर रहा होता है? एक पर बात करके आता है। एक का मतलब है 50%। अब 50 में से 100% मार्क्स तो नहीं आने, इसका मतलब है इफेक्टिवली फेल हो गए इस पार्ट में हम। तो केस स्टडी में सबसे पहले रेलिवेंट फैक्ट्स में से स्केच थोड़ा सा बनाना अपने दिमाग में कि यार क्या बात डिस्कस हो रही है। फिर देखना कि अच्छा यार इसका सोल्यूशन क्या है। अब फिर वो रेस्ट्रेन वाली बात को भी अगर हम प्लान करना चाहें
तो इसका पता लगा एक आ गया पार्टली वैलिड और दूसरा आ गया पार्टली वॉइड। अच्छा जी, दूसरी बात क्या थी? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ये हम पढ़कर आए हैं कि जनाब लीगल प्रोसीडिंग क्या है, ये अब हमारे ध्यान में होनी चाहिए थी साहब। ये रेलिवेंट स्टैट्यूट है। फिर हमें सोचना चाहिए कि क्या जो लीगल रिस्ट्रिक्शन लग रही है कहीं वो इसकी एक्सेप्शन में तो नहीं फॉल करती। इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि आईकैप की किताब में आपको ये चीज़ें ऐसे नहीं कहीं पड़ी हुई हैं। हमारी स्लाइड में हमारे जो आपके पॉकेट नोट्स हैं उसके अंदर ये चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं। तो दिमाग में फ़ौरन आया कि अच्छा यार कौन सी लीगल प्रोसीडिंग, अभी कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगी है, ये वाली या टाइम वाली? ये वाली लगी। उसने कहा जी जाना ही नहीं है अदालत में, इसका मतलब है इधर वाली लगी है। तो फिर हमारे जहन में रहे कि अगली दफ़ा एग्जामिनर जब इस तरह का ही सवाल बनाने लगेगा तो हो सकता है वो रिस्ट्रिक्शन ये वाली लगा दे, क्योंकि इसी में से सवाल बनने हैं ना दोबारा दोबारा। और हो सकता है वो हमें रिस्ट्रिक्शन कैमोफ्लेज करके इनमें से कोई दिखा रहा हो जो एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो असल में हो क्या रहा है, इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि आप एक केस स्टडी से मल्टीपल केस स्टडी की तैयारी कर रहे हैं। अब जब आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे से पढ़ रहे हैं, अब ये स्केच के फ़ौरन बाद आपके दिमाग में क्या आया है? इरैक आया है। क्या यार मैंने इरैक मेथड लगाना है। सबसे पहले इशू रेज करना है, फिर रेलिवेंट रूल लिखना है, फिर एप्लीकेशन लिखनी है और फिर कंक्लूजन देना है। ठीक होगी बात? नाउ इशू सोचे, क्या इशू दरपेश है? देखिए जरा क्या इशू दरपेश है। द इशू इन दिस केस इज वेदर अ सेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सलमान एंड रिहान इज वैलिड और वॉइड। ये इशू दरपेश है ना कि एक सेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या ये वैलिड है या नहीं है। रूल क्या है? अब दो रूल का बात हो रही है। एक यही वाला रूल, सेपरेबल वाला रूल था, और एक रेस्ट्रेन इन लीगल प्रोसीडिंग। मल्टी रूल से सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे लिखना है जी? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड। एक तो ये रूल अंडर डिस्कशन चल रहा है। एंड व्हेन एन एग्रीमेंट कंटेन लीगल पार्ट as well as illegal part and legal part can be separated from illegal part, then legal part is and illegal part is void agreement. बात समझ आ रही है? अब आप सारे बच्चे इस अटेम्प्ट का आईकैप का आंसर देखिएगा जाके, आपको लगेगा यार इतना वीक आंसर है, हम तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर आंसर तैयार कर सकते हैं। बिकॉज हम माइंड में सिर्फ क्या लेकर चल रहे हैं? इरैक मेथड लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना? लीगल प्रोविजन, दो प्रोविजन आई तो हमने दोनों को जोड़कर मर्ज करके कैसे लिखना है ये थोड़ा सा लिख कर देखेंगे तो ये आर्ट क्रिएट होगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरी बात आ गई जी एनालिसिस। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सलमान। अभी तक यहाँ तक, जब तक यहाँ तक हम रहते हैं तो आमतौर पर हम जेनेरिक बात कर रहे होते हैं। हाँ, इशू में आमतौर पर लिख देते हैं अगर कोई नाम शाम लिखना हो, जैसे पार्टीज का नाम था, लेकिन जब हम रूल लिख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लीगल रह रहे हैं। एनालिसिस में जाकर हमने शुरू किया, फिर दोबारा स्पेसिफिक टू द सिचुएशन। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सलमान एंड रिहान कंटेन्स टू क्लासेस। वन इज रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न एंड अदर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन एनफोर्सिंग देयर लीगल राइट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। एक्चुअली ये रिक्वायर था एग्जामिनर का कि क्या आप ये पढ़ पाए हैं, ये सीख पाए हैं कि दो बातों का डिस्कशन हो रही है। बात क्लियर हुई है? फिर फर्दर क्या लिखें? एज कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ यार्न इज लीगल एंड सेपरेबल सो इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज रिस्ट्रिक्टिंग लीगल राइट ऑफ अपील बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ इज वॉइड। फिर उसने एक बात और पूछी थी रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट पे चलिए। रिक्वायरमेंट में उसने एक बात और पूछी थी जिसका जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट से तो हमें पता चल रहा है।
अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसका जवाब हो चुका है हमारा। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसका जवाब दे चुके हैं हम। एंड डिटरमिन एनी रेमेडी अवेलेबल टू रिहान इन केस ऑफ डिस्प्यूट विद सलमान, इसका भी जवाब नहीं दिया हमने। जब तक इतना माइन्यूटली आपको केस स्टडी रीड करनी नहीं आती ना, तो जब तक आप ये ना समझें आपकी केस स्टडी तैयार हो रही है। इस बात को याद रखें। रिक्वायरमेंट से मार्क्स एलोकेट हुए हैं ना, 3 मार्क्स हैं यहाँ पर। इसका मतलब है यकीनन, अब मुझे अभी बगैर देखे समझ आ रहा है, 1 मार्क्स एलोकेट हुआ है किसको, कॉटन यान वाले कॉन्ट्रैक्ट को बताने का, 1 लीगल रिस्ट्रिक्शन वाले को हुआ है, और 1 हुआ है कि अगर अब डिस्प्यूट हो गया है तो क्या रेमेडी अवेलेबल है। यही नजर आ रहा है कि कहाँ कहाँ मार्क्स पड़े हुए हैं। ठीक है ना, इसका जवाब अभी रहता है। देखिए जी, अब हमने इसका जवाब दिया, ये पहले 2 बातों का जवाब आ गया। Under the Contract Act 1872, the remedy available to Rihan is that he may approach the court if there is any dispute with Salman. वो जाके कोर्ट में जनाब अपील दायर करे। कोर्ट ये बात नहीं सुनेगी, सेकंड पार्टी आके क्या कहेगी, कहेगी जी हमारा तो एग्रीमेंट हुआ, इनमें से बंदा कोर्ट में नहीं आ सकता। कोर्ट कहेगा नहीं नहीं भाई, ये तो एग्रीमेंट आप कर ही नहीं सकते, तो वॉइड एग्रीमेंट है आपके हाथ। नहीं पूछेगी ना, कोर्ट ने हमें मना कर रखा है, इसका मतलब है मुझे नहीं पता था बात। कोर्ट असल में कहना ये चाह रही है कि किसी भी वजह से कुछ ऐसे राइट्स हैं जो मेरे राइट्स हैं, लेकिन लॉ मुझे पाबंदी लगा रहा है कि मैं भी उन राइट से विड्रॉ नहीं कर सकता। ये मेरा राइट है कि मैं लीगल प्रोसीडिंग करूं, लॉ कह रहा है कि जाहिद कभी आपको भी इख्तियार नहीं है कि आप इसको विड्रॉ कर लें। अब ये सवाल का आंसर हुआ है। आपने जाकर लाजमी इसका ICAP का भी सॉल्यूशन देखना है, ताकि आपको पता चले कि कैसे बेहतरी आ रही है, कैसे आप उसको लेकर चल रहे हैं। खैर, हमने रैक मेथड ध्यान में रखते हुए जनाब इसका आंसर तैयार करना शुरू किया। अब देखते हैं एग्जामिनर ने कमेंट क्या दी। ओनली फ्यू एग्जामिनीज कंप्रीहेंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रिहान एंड सलमान वाज पार्टली वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न एंड पार्टली वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड। वो कह रहा है बच्चों को ये 2 बातें समझ नहीं आई। इसका मतलब है सारे बच्चे कूद के कहाँ चले गए होंगे, रिस्ट्रिक्शन, उस दूसरे वाले को नहीं वो बच्चे ले सके, उसने फिर इसके ऊपर कमेंटिंग की। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज डिक्लेयर्ड द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, क्योंकि उनका ध्यान ही उधर गया और कहा जी ये तो रिस्ट्रिक्शन लगी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं देखा कि कॉन्ट्रैक्ट की 2 क्लासेज हैं, कौन सी क्लासेज वॉइड हुई है और कौन सी क्लासेज वॉइड नहीं। इन मैनी केसेस एग्जामिनीज ओनली रिप्रोड्यूस वर्डिंग ऑफ द लॉ। अब जरा गौर करें, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड एंड इग्नोर एप्लीकेशन ऑफ देयर नॉलेज टू द गिवन सिनेरियो। क्या कह रहा है एग्जामिनर, इरैक मेथड। इरैक मेथड का आर पर बात कर रहा है बच्चा, अप्लाई नहीं कर रहा, ए पर बात नहीं कर रहा, एप्लीकेशन पे बात नहीं कर रहा। इसका मतलब है एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट भी रैक मेथड ही है। ये अनफॉर्चुनेट है कि किताबों में लिखा नहीं हुआ, पढ़ाया जा नहीं रहा बच्चों को, लेकिन बैक एंड पे जब हमने लीगल ड्राफ्टिंग करनी है तो ड्राफ्टिंग तो इसी की हो रही है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि यस, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन भी क्या है, इरैक मेथड ही की है। ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा है कि क्या कर रहे हैं बच्चे, लीगल प्रोविजन लिख रहे हैं लेकिन उसको सिनेरियो के साथ लिंक नहीं कर रहे हैं। अब हमारे ध्यान में तो पहले ही आएगा कि नहीं नहीं, मैंने इशू रेज करना है, मैंने लॉ को रिप्रोड्यूस करना है, मैंने एनालिसिस करना है, मैंने डिसीजन देना है, तो फिर खुद ब खुद ही ये वाला एतराज़ हमारे ऊपर क्रिएट नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, मार्किंग स्कीम क्या थी, वो कह रहा है जी डिस्कसिंग द स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी 2 क्लासेस को डिस्कस करें, इसका 1-1 नंबर था, और डिटरमिन रेमेडी अवेलेबल टू रिहान, इसका 1 नंबर था। वही तीन बातें अंदर डिस्कशन थी, तीनों में 1-1 नंबर था, और इस तरह से हमने इसको लेकर चलना था।
तो एक्चुअली आपको देखने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि जब केस स्टडी आएगी तो हमें प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो अच्छे तरीके से केस स्टडी को रीड करना कि क्या क्या बात पूछी जा रही है। बच्चा देखता है एकदम से कहता है अच्छा अच्छा हाँ ये वो आ गया, ये एरिया, यहाँ टाइम स्पेंड करें, इसे एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ें, हाईलाइट करें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या आ रही है। यहीं से पता चल रहा है सारा कुछ। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड, इसका मतलब है वो तो अगली रिक्वायरमेंट है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है इस पर अलग बात करो। अब हमें समझ आनी चाहिए थी कि कॉन्ट्रैक्ट की 2 क्लासेस है, मुझे 2 क्लासेस के ऊपर बात करनी है। फिर एंड डिटरमिन एनी रेमेडी अवेलेबल टू रिहान इन केस ऑफ डिस्प्यूट विद सलमान। इसका मतलब है 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बच्चे ने ऐसे सीधा सा पढ़ा और उसने कहा जब बस ये बताना है जी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। जब आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो इसका क्या मतलब बना, सारा ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सारा कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड नहीं है, पार्टली वैलिड है, पार्टली वाइड। मैं बार बार आपको रोज़ क्लास में, जाहिर है मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करता हूँ, रोज़ आपको कहता हूँ आपने अपने अंदर से खौफ को निकाल के तैयारी शुरू करनी है। ये वाला माइंडसेट जब ही अप्लाई होगा। अगर आप डरे सहमे बैठे ना, फिर आपको एग्जाम में बैठ के ये सिनेरियो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही नजर आएगा। इसमें 2 क्लासेस नज़र नहीं आनी अगर आप खौफ में बैठ कर गए हों। अगर आपने घर में बैठकर लिख लिख कर केस स्टडी नहीं देखे हो, फिर 2 क्लासेस नज़र नहीं आनी है। अगर, क्योंकि घर में जब आप तैयारी करें ना, उस वक्त आपने ये नहीं सोचना कि सर टाइम कितना था। अभी टाइम की तैयारी नहीं हो रही है, अभी केस स्टडी को प्लान करना सीख रहे हैं। फिर हमारा ब्रेन ट्रेंड हो जाता है फ़ौरन, फिर वो काम क्विकली करना शुरू कर देता है। तो आप घर बैठे केस स्टडी आपने पढ़ा, आपने घर में ये रफली ड्रॉ किया है, ये प्लान बनाया, कि ये स्केच बनाया कि अच्छा यार हाँ ये बात हो रही है, अच्छा ये बात हो रही है, अच्छा इसमें ये पॉइंट आएगा, अच्छा इसमें ये पॉइंट। अभी ड्राफ्टिंग नहीं शुरू किया आपने। घर में तो आप ऐसे चल रहे हो ताकि आपका ब्रेन यूज टू हो ऐसे सोचने पर। फिर आपने सोचा अच्छा हाँ यार लीगल में ये मसले हैं, ये चलें जहन में लाए। अब यार लीगल में था क्या, ये स्लाइड का स्केच आपके दिमाग में वहाँ आना चाहिए बैठकर, क्योंकि ये एक सवाल बना है, इससे अगली अटैम्प्ट में या इससे पिछली अटैम्प्ट में यहाँ से बना होगा या बनेगा, या यहाँ से बनेगा या बना होगा। तो यही वो वैरायटी है जिसमें से हमें सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ नज़र आ जाएंगे कि यार ये सवाल हमने करने। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हम काफ़ी सारे केस लॉज क्लास में भी कर चुके हैं, आपसे लिखवा के भी देख रहे हैं, लेकिन आप खुद भी एटलीस्ट और कुछ नहीं, इनको घर जाके दोबारा खुद से रिप्रोड्यूस करके देखा करें, ताकि आपको पता चले कि केस स्टडी को सॉल्व कैसे किया जाता है, ताकि आपको पता चले। अब ये सारा स्केच आपका तैयार हुआ, फिर आपके जहन में फ़ौरन, हमारे हर स्टूडेंट के जहन में ये स्लाइड आती है कि नहीं नहीं यार मैंने ये काम करना है, मैंने इशू रेज करना है, मैंने रूल बताना है, मैंने एप्लीकेशन करनी है, मैंने कंक्लूजन निकालना। तो खुद ब खुद आपकी केस स्टडी जो है वो थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। नहीं जी, ईद के बाद मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। बस ये छोटा सा एक काम हमने चले कर लिया, आप लोग आ गए थे, कोई थोड़ा सा एक काम हमने कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात।